तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक के ऊपर एक मुफ्त वाली चीज है भाई। तो ये आपको जरूर आएगी। आपको ये 11 टॉपिक में से 11 के 11 करने ही नहीं है। अब बोलोगे ऐसे क्यों बता रहे हो भाई, आपके लिए तो अच्छी चीज बता रहा हूँ। तो भाई साहब ये आपको हर एक पेपर में कम से कम एक सवाल पूछा ही जाता है। इसका मतलब है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कोरिलेशन का ऑनलाइन। अब लाइन दो तरीके की, एक y की लाइन होती है और एक लाइन होती है x की। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y और रिग्रेशन लाइन ऑफ x, ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। इस CV के बारे में आप एक बात हमेशा जान लो, जब CV बड़ा आएगा तब आपका कंसिस्टेंसी जो होता है वो हमेशा कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोर्थ ऑर्डर। और एग्जाम में जो आता है 5 मार्क के हिसाब से, इफ यू आस्क मी, तो आपको हमेशा एग्जाम में फोर्थ ऑर्डर के ऊपर ही सम्स आए हैं। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब लोग। यार बहुत दिनों के बाद वापस एक लाइव वाली स्ट्रेटेजी आपके सामने लेके आया हूँ, वो भी आपके एंडसेम के एग्जाम के लिए। एज यूजुअल M3 कंप्यूटर और IT का जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस को मद्देनजर हम लोगों को क्विकली पढ़ाई कैसे करनी है और अच्छा स्कोर कैसे लाना है, ये मैं आपको थ्रू आउट बताऊंगा। इसके साथ ही पिछले सारे के सारे पेपर जो कि यूनिवर्सिटी के हैं, उनका भी एक असेसमेंट हम लोग करेंगे। उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट होने वाली, राइट। तो पेन पेपर आपके सामने रखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ब्रेन जगह पे रखो, बिकॉज भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, राइट। मीनवाइल आपको तो पता ही है, एक बार स्ट्रेटेजी दिमाग में आ जाए ना तो हम लोग फटाफट फटाफट सॉर्ट कर सकते हैं कौन सी चीजें किस तरीके से करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। इफ यू रियली वांट टू लर्न एंड एक्सेल इन योर इंजीनियरिंग स्टडीज, कम जॉइन मी एट आलसी इंजीनियर। जब मैं शुरुआत करूंगा तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि हम लोगों का जो टोटल पेपर है, वो टोटल पेपर के मार्क्स आपको पता है कितने। तो भाई मैं यहां पे फटाफट फटाफट चीजें लिख देता हूं। अपना पेपर जो है वो कितने मार्क्स का है भाई, टोटली अपना 70 मार्क्स का है। 70 मार्क्स में से अब जिस तरीके से पैटर्न चला है, हमें 10 मार्क्स के लिए क्या रहेंगे, MCQ रहेंगे, और 60 मार्क्स की हम लोगों की क्या रहेगी दोस्त, थियरी रहेगी। अब 10 मार्क्स के MCQ को कैसे डील करना है और 60 मार्क्स के थियरी को कैसे डील करना है, और ये भी तो आपको पता ही है कि यार ये 60 मार्क्स जो है वो आपके किस तरीके से यहां पे सॉर्ट करके रखे इन लोगों ने। दिस इज 15 15 15 और यहां पे 15। और ये पता है आपको इसका स्ट्रेटेजी कैसे जाता है, इसका स्ट्रेटेजी जाता है 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क 2 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। सो 1 1 2 2 2 2। इस हिसाब से आपको ये 10 मार्क के लिए सवाल पूछे जाते। अब हम लोगों को यहां पे जो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं उसके लिए देखना है क्या करना है, और एट द सेम टाइम ये जो 60 मार्क्स है उसका प्लान किस तरीके से करना है उसके बारे में सोचना है। अब हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आई एम श्योर आपको अब तक तो सिलेबस पता चल ही चुका होगा कि यार यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 के हिसाब से अगर मुझे डील करना है तो मुझे कौन सी चीजें पता होनी जरूरी है। तो चलिए अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। अच्छा एक और बात बताइए मुझे, ओवरऑल अगर आप आपका एंडसेम का कोई भी पेपर देखो तो आपको कितना समय दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए, 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। और आपको कितने यूनिट्स क्रैक करने, 4 यूनिट्स। इसका मतलब है हर एक यूनिट के लिए आपको मेरे दोस्त 37.5 मिनट्स का समय मिलता है। यार 37.5 मिनट्स, आप समझ रहे हो। सो एक यूनिट पूरा का पूरा, मतलब 2 सवाल हो 3 सवाल हो जो भी आए, हम लोगों को खत्म करना है 37.5 मिनट्स में। तो ये पहले तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कितने फास्ट हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं और कितने फास्ट हम लोग चीजें लिख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब यूनिट नंबर 3 के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्त, और यूनिट नंबर 3 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपको बहुत सारा डेटा दिया जाएगा और उस डेटा के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएंगी। अब है क्या, तो देखो, कोई भी डेटा जब हम लोगों को इवैल्यूएट करना होता है तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी पता होनी चाहिए। इसका मतलब है सबसे बड़ा प्लेयर, उसके अरिथमेटिक मीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब अरिथमेटिक मीन के लिए आपको पता है 2 तरीके का डेटा होता है, एक होता है अनग्रुप्ड और दूसरा होता है ग्रुप। तो
अनग्रुप डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है, अरिथमेटिक मीन को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज क्या है, अलोंग विद दिस उसके बाद आते डेविएशन यानी कि स्कैटरिंग के दो टाइप, एक होता है मीन डेविएशन, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जबकि आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉलेज होगा ना, उसी के बाद आप जा सकते हो मेरे भाई इस सीवी के लिए जिसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब आप इसको ध्यान से देखना, इसका जो फॉर्मूला है CV इज इक्वल टू, अरे बहुत बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, आप यहां देख सकते हो द फॉर्मूला इज सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू क्या किया हुआ है 100। इसमें जो सिग्मा है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन और जो एक्स बार आपको दिखाई देता है दैट इज नोन टू बी एज मीन। तो आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता होना जरूरी है, इसके लिए अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता है और साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना पड़ता है। ये हो गया आपका CV। अब बहुत बारी CV के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं क्या, हाँ आपको पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब इसके साथ साथ पूछा जाता है फाइंड आउट व्हिच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। इसका मतलब है इस सीवी के बारे में आप एक बात हमेशा जान लो, जब सीवी बड़ा आएगा तब आपका कंसिस्टेंसी जो होता है वो हमेशा कम होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी हमें यहां पे पता होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू सीवी। अब बोलोगे सर इतना क्यों नॉलेज दे रहे हो रिगार्डिंग सीवी, क्योंकि कॉम और आईटी के लेटेस्ट पेपर्स में आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे सम जरूर दिखाई देंगे। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आपको यहां पे इस तरीके से मैंने दिखाया हुआ है, आप यहां पे चेक कर सकते हो किस तरीके से पेपर सेट किया है। देख लो जून 22 का जो पेपर है, यहां पे पहला सवाल किसके ऊपर है, एक तो मीन फाइंड करो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करो, इस हिसाब से आपको सवाल है। जनवरी 23 में चेक करो, आपको मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोला है। उसके बाद वापस जून 23 में भी आप जाओगे तो आपको मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा ही जाता है। तो ये भाई यहाँ पे जो है ये पूरे सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उसमें से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ चीजें बता रहा हूं। एट द सेम टाइम आई जस्ट वांटेड यू टू कंसिडर दैट कभी कभी यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। अगर फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन तो आपको सारे सैंपल्स 1 कंसिडर करने हैं, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक ही बार होता है। अगर 5 बच्चों के मार्क्स अलग अलग है तो उन पांचों बच्चों के मार्क्स की फ्रीक्वेंसी 1 कंसिडर की जाएगी। अब रहा सवाल, सर क्या ये जो सारे सवाल पूछे इसके आंसर्स आपने दिए हैं? तो भाई अपने जो नोट्स है वो 100% अपडेटेड है, मतलब कि एकदम लेटेस्ट वाले पेपर्स के आंसर्स के साथ अपडेट किया हुआ है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से रेफर कर सकते हो। अब उसके साथ साथ अनग्रुप डेटा के लिए क्या होता है मैं बताता हूं। कभी कभी आपका गैप जो होता है, कभी 5 है, कभी 7 है, कभी 9 है, फिर 10, 11, 12, लेकिन ये सारे नंबर्स एक ही बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसीलिए उनके गैप के हिसाब से उसको मत देखो। उसके लिए आप एच को हमेशा क्या कंसिडर कर लो भाई, 1 ही कंसिडर कर लो। अब ये जो आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ हम लोगों ने सीवी पे खेला। उसके बाद एक प्लेयर आता है जिसका नाम है मोमेंट्स। भाई ये जो मोमेंट्स वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आप देखोगे हर एक पेपर, देखो आप यहां पे देखो मोमेंट पूछा, यहां पे देखो मोमेंट पूछा, यहां पे भी आपको मोमेंट के ऊपर सवाल है। तो एवरी पेपर हैज मोमेंट का सवाल। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, देयर आर 2 टाइप। एक होता है रॉ मोमेंट जो कि म्यू डैश के हिसाब से दिखाया जाता है, एक होता है सेंट्रल मोमेंट जिसको म्यू के हिसाब से दिखाया जाता है। आपको फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करनी होती है, यानी कि म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4। हालांकि म्यू1 हमेशा लाइफ में 0 होता है। अब ये 4 सेंट्रल मोमेंट निकालने के बाद आप लोगों को क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको पूछते हैं कि आप स्क्यूनेस के बारे में हमें कुछ बताओ, तो आपको फाइंड आउट करना होता है β1 जो कि आपको फॉर्मूला देगा μ3² अपॉन μ2 का क्यूब। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना पड़ता है β2 जिसका फॉर्मूला है μ4 अपॉन μ2² और जिसे कहा जाता है कुर्तोसिस। और ये कुर्तोसिस के भी 3 टाइप के ग्राफ्स होते हैं जिनके नाम और जिनकी डिटेलिंग हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलाज याद रखने की मैंने सुपर वाली ट्रिक आपको दी है। तो आपको कंपलसरी इसके फॉर्मूलाज याद रख के इसके सम सॉल्व करने होंगे। सर मोमेंट्स में कितने टाइप्स आते हैं? 2 टाइप के सवाल मोमेंट्स में पूछे जाते हैं। एक जहां पे आपको सारे के सारे रॉ मोमेंट्स दिए जाते हैं, वो भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और
ऐसा सम जहां पे कोई रॉ मोमेंट आपको दिया नहीं जाता है, आपको बस x और f दिया जाता है, आप खुद जाओ रॉ मटेरियल लेके आओ और उसके बाद खुद उसका सेंट्रल मोमेंट निकालो। ये टाइप भी 5 ही मार्क्स के लिए आता है। तो दोनों में से कोई भी टाइप आ सकता है, तीसरा टाइप यहां पे कोई बनता नहीं है दोस्त। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन। कोरिलेशन में आप फाइंड करते हो कोई भी दो वेरिएबल्स x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब ये कोरिलेशन का जो आंसर आता है r, यू शुड ऑलवेज नो दैट द आंसर इज ऑलवेज इन बिटवीन -1 से लेके 1। तो कहीं अगर आपका कोरिलेशन यानी कि r का आंसर 1.234 आया तो समझ लो आप गलत जा चुके हो, क्योंकि रेंज क्या होती है -1 से लेके हमेशा 1 तक होती है। इसके भी 6 फॉर्मूलेज, हालांकि 18 फॉर्मूलेज है, बट वो 18 की जरूरत नहीं है, आपको मैंने सिखाया हुआ है सिर्फ 6 फॉर्मूलेज आपको करने हैं। वो करोगे ना तो भाई साहब आपके 18 फॉर्मूलाज का सेट क्लियर हो जाएगा, आपको यहां पे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब कोरिलेशन का सर एज यूजुअल x होता है, y होता है, फिर एक्स वाई करो, एक्स स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर करो, वगैरह वगैरह। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो नेक्स्ट बंदा जो आता है वो आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी 3 टाइप के सम्स आते हैं। एक भाई जहां पे आपको कोरिलेशन ही 80% करना पड़ता है, उसके बाद ये रिग्रेशन जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कोरिलेशन का ऑन लाइन। अब लाइन दो तरीके की, एक y की लाइन होती है और एक लाइन होती है x की। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y और रिग्रेशन लाइन ऑफ x, ऐसे आपको सवाल पूछे जाते हैं। और एक और बात, ये जो रिग्रेशन है, इस रिग्रेशन में भी आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी। आपको आर अगर कभी निकालना हो तो इस रिग्रेशन के लिए एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला निकलता है जिसको लिखा जाता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा एक्स वाई इंटू बीटा वाई एक्स, नोन टू बी एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन करो और उसका अंडर रूट लो। अब यहां पे एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है। अगर ये दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे तो आपका जो आर का फाइनल आंसर आएगा, अभी तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वाइल राइटिंग आर की वैल्यू आप नेगेटिव कंसीडर करोगे। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप इन दोनों को पॉजिटिव होने की वजह से आर को पॉजिटिव कंसीडर करोगे। आई एम श्योर आपको यह समझ में आ रहा है। और लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज नथिंग बट कर्व फिटिंग। कर्व फिटिंग में भाई आपको दो तरीके के कर्व्स के साथ डील करना है। एक होती है आपकी डायरेक्टली लाइन और दूसरा होता है आपका पैराबोला। अच्छे से ट्रिक्स तो मैंने सिखाई है, मैं बस इसके बारे में बताता हूं। इन जनरल जो आपके पास इक्वेशन होती है जहां पे आप डील करते हो, दैट इक्वेशन इज ऑलवेज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या होती है मेरे दोस्त b। अब हमें इसको क्या करना है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है a, दूसरा होता है b। हमें इनको फाइंड आउट करके उनको देना है, यानी कि दो वेरिएबल्स हो तो दो इक्वेशंस बनानी जरूरी है। तो इसके दो इक्वेशन कैसे बनते हैं उसकी ट्रिक मैंने सिखाई हुई है। हैविंग सेड दैट, आप यहां पे भी देखोगे तो आपको y इज इक्वल टू ये बंदा ऐसा दिखाई देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ये यहाँ पे देयर आर 3 वेरिएबल्स दैट यू नीड टू फाइंड, ए बी और साथ में लिखा हुआ है सी। तो तीनों को आपको फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशंस देना जरूरी है। वो भी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। आप बोलोगे सर ये वीडियोस क्या आपके यूट्यूब पे? मैं बताता हूँ यार, बच्चों ने बहुत सारी चीजें YouTube से निकाली होंगी, बहुत सारे मेरे कुछ पुराने वीडियोस निकाले होंगे, लेकिन भाई मैं यहाँ पे सीना तान के बता रहा हूँ आपको, सारे वीडियोस अपडेटेड है। अभी अभी जो लेटेस्ट पेपर्स हुए हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके वीडियोस बनाए हुए हैं। तो प्लीज ये सारा का सारा जितना सारा आपको लग रहा है वो सारा कोर्स में आपको मिल जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और आपको कैलकुलेटर का यूज सही से करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये भी चीज आप समझ लो। देखो भाई, ये था यूनिट नंबर 3 के बारे में जो मैंने आपको यहां पे बताया। यूनिट नंबर 4 के लिए हम लोग पहले तो जाते हैं, वो देखो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी की जब बात आती है तो इतनी वास्ट है भाई, कहीं से भी कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी बहुत सही से आना आपको जरूरी है। अब बोलोगे सर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना समय नहीं है कि हम लोग इतना डिटेलिंग डेप्थ में प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी ले, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं। आपको यहां पे टोटल आपका पेपर दिखाई दे रहा होगा, तो कहीं कहीं पे आपको बहुत लॉजिकल चीजें दिखाई देंगी। ये देखो यहाँ पे बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम के नीचे आप देख लेना यहां पे आपको क्या दिखता है, बाइनोमियल नॉर्मल। एक मिनट, आप ना थ्रू आउट ये पहला वाला कॉलम देख लोगे तो आपको यहां पे खुशी हो जाएगी। यहां पे बाइनोमियल नॉर्मल, बाइनोमियल नॉर्मल, बाइनोमियल नॉर्मल, ये आपको चीजें दिखाई दे रही है। अब आप यहां पे आ जाइए,
पॉइजन काई स्क्वायर, पॉइजन काई स्क्वायर, पॉइजन, और यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, काई स्क्वायर। व्हाट डू यू थिंक, आपको यहां पे इसको देखने के बाद क्या चीजें क्लिक हो रही है? तो भाई इसके जो सबसे बड़े वाले प्लेयर्स है ना, उनको मैं यहां पे टिक मार्क कर रहा हूं। भाई साहब ये आपको हर एक पेपर में कम से कम एक सवाल पूछा ही जाता है। इसका मतलब है अगर आप मुझे पूछो तो इसके हाईलाइट वाले पॉइंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 4 टाइप: बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड काई स्क्वायर वाला डिस्ट्रीब्यूशन। अब काई स्क्वायर वाला डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल वाला डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स में सही से नहीं दिया है, बहुत सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है, तो मैंने अपने वीडियोस को लेटेस्ट तरीके से अपडेट किया है, जहां पे नॉर्मल और काई स्क्वायर के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने दी है। मीनवाइल पहले इन चारों की बात करते हैं, फिर हम लोग ऊपर चले जाते हैं। देखिए भाई, पहले तो अपन बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, ये सारे प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें से बाइनोमियल जो होता है वहां पे यूजुअली जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि इसमें 4 क्वांटिटीज का ख्याल रखना है, एन होता है, पी होता है, क्यू होता है, और क्या होता है दोस्त, आर होता है। पॉइजन्स में आपको होता है एक जेड नामक बंदा होता है जिसे मीन कहा जाता है, और एक होता है आर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्लॉट करते आनी चाहिए कुछ इस तरीके से कर्व, एंड काई स्क्वायर में आपको ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। मैं वापस बता रहा हूं, ये 4 लोग करोगे तो आपको ऊपर का भी 10 मार्क का, नीचे का भी 10 मार्क का शॉर्ट आना शुरू हो जाएगा। अब सवाल क्या बचता है सर, इन 4 चीजों के साथ साथ बची हुई 3 चीजों को कैसे डील करें? तो भाई साहब ये जो 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स में प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज आती है। बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो आता है, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये सारे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स प्रोबेबिलिटी बेसिक्स में कवर हो जाते हैं। उनके साथ साथ आप देखोगे तो बेस थ्योरम यहां पे दिखाई दे रहा है, तो बेस थ्योरम जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है। और आप देख सकते हो आपके जितने सारे पेपर्स हुए, जैसे कि 3 पेपर्स हुए, तो उसमें से 2 पेपर्स में बेस थ्योरम ने एंट्री करी है, लेकिन ये जो जून 23 का पेपर था यहां पे बेस थ्योरम नहीं आया है। अब यहां पे इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है इस वाले सेक्शन की, लेकिन ये चारों जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये आप समझ लो। अब बेस थ्योरम में सर ये होने के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? तो भाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मी फाइंडिंग एक्सपेक्टेशन, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। अब ये जो आपकी चीजें देखो, मैं पर्सनली बोलूंगा जितना समय हम लोगों के पास है, आपको ये अगर पॉसिबल हुआ तो ही करो, इसको और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आप हो सके तो बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी वाले बेसिक्स देख लो। हाँ, मैंने परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत कुछ दिया है, लेकिन आगे लिखा हुआ था कि वो ऑप्शनल है, तो मैंने क्लियर सेट करके रखा था कि ऑप्शनल है, करना है तो करो। बहुत सारे लोगों को पहले से एनपी आर या एनपी के या फिर एनसीआर के कॉम्बिनेशंस पता होते हैं, तो पहले से जिसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है उसको बहुत डेप्थ में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सम सॉल्विंग तो इनके जरूर देख लेना किस तरीके से किए हुए, काफी आसान समय। तो मेरे हिसाब से 10 मार्क्स यहाँ पे फॉर श्योर है। अब 5 मार्क के लिए भाई यहाँ पे खेल खेलना पड़ता है। ये 2 वीडियोस जो है वो, ये 2 टॉपिक्स जो है वो आपको थोड़े से लॉजिकली देखना जरूरी है। हाँ, एक और सवाल, यूनिट नंबर 3 में मुझे किसी ने अभी अभी पूछा कि सर यूनिट नंबर 3 को पूरा का पूरा खत्म करने में कितना समय लगेगा? तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं यहां पे आपको क्लियरली बताता हूं, आपको सिर्फ कितने घंटे की पढ़ाई करनी है? 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। 5 घंटे में यूनिट नंबर 3 जेब में। अब ये 5 घंटों में आपको करना क्या होगा? आपको मोमेंट्स के जो मैंने 2 टाइप बोले थे वो सॉल्व करने होंगे, कर्व फिटिंग के जो 2 टाइप बोले थे वो सॉल्व करने होंगे, रिग्रेशन में कोरिलेशन का एक टाइप आता है वो आपको सॉल्व करना होगा। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज, इसमें से कुछ भी स्किप मत करो। मुझे किसी ने वापस ऊपर सवाल पूछा है कि सर 5 में से 4 टॉपिक किया तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, व्हेन इट कम्स टू एमसीक्यू, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी पे भी एमसीक्यू आ रहे हैं, मोमेंट्स पे भी आ रहे हैं, कोरिलेशन पे आ रहे हैं, तो एमसीक्यू इज समथिंग जो कि बहुत जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट है, आपके बेसिक्स पे ही वो पूछा जाता है। इसीलिए कोई भी आप में से यूनिट नंबर 3 से कोई भी चीज स्किप नहीं करेगा। जो चीज 5 घंटे में 5 टॉपिक हो रही है उसको स्किप करने में क्या ही मतलब बनेगा मेरे भाई, ये आप समझ लो। यूनिट नंबर 4 को कितना समय लगेगा? तो ये आपको 4 टॉपिक करने। आप अगर इसका
टोटल वीडियो लेंथ भी देखोगे तो मुझे नहीं लगता है 2.5 घंटे से ज्यादा आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है ये 4 टॉपिक्स अगर आपको करने तो आप कंसिडर करके चलो आपको 3.5 आवर्स लगेंगे। और रहा सवाल ये बची हुई चीज बेस थ्योरम और सारी चीजें आप पकड़ के चलो, 4 इसको पकड़ता हूं और इसको 2.5 घंटे देते तो लेट्स से ये वाला जो आपको खत्म करना है ये 6.5 आवर्स में होगा। हाँ, इसमें आप मुझे अगर कोई डिस्काउंट की बात करोगे तो हाँ मैं बोल सकता हूं कि आप एक्सपेक्टेशन पीडीएफ सीडीएफ वाले को बाजू में रख सकते हो अगर आपको लग रहा है तो और कुछ ऑप्शनल चीजें थी परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाली आपको नहीं करनी तो मत करो, बट एक बारी बेसिक्स और बेस थ्योरम की चीजें जो है वो एक बार जरूर देख लेना। एट द सेम टाइम ये 4 लोग तो भाई साहब कंपलसरी है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आप इसके साथ साथ स्किप करने के लिए मैं जो बता रहा हूं उसमें आप कोई भी यूनिट नंबर 3 को कुछ स्किप नहीं करेगा। यूनिट नंबर 4 में आपको मैंने ये 3 नंबर का पॉइंट दिया, उसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हो। जिस बंदे को समय है, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है, वो आगे जा सकता है इस टॉपिक को करके भी। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए। मेरे भाई यूनिट नंबर 5 का नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है कैलकुलेटर। नंबर 2, यहाँ पे आपको सम्स की लेंथ काफी बड़ी दिखाई देगी बिकॉज आपको इटरेशंस करने पड़ते हैं, अप्रोक्सीमेशंस निकालने पड़ते हैं। तो कैलसी पे भी आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट 4 डिजिट, मेरे हिसाब से तो कम से कम 4 डिजिट के हिसाब से आगे जाना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक। देख लो भाई, 2 अलग अलग कलर्स में मैंने टॉपिक्स को सेग्रीगेट करा हुआ है, आप देख सकते हो। सबसे पहले सेक्शन में आपको दिखाई देता है बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी, सीकेंट मेथड, न्यूटन रैप्सन और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद आपको आपका पूरा पैटर्न चेंज होके जैकोबी, गॉस सीडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, शॉल्स्की और एलयू डिकम्पोजिशन दिखाई देता है। अब जब ये सारे 11 टॉपिक्स की बात आती है तो बच्चों में ये सवाल आता है, सर अब बताइए कितना समय लगेगा। मैं बताता हूं आपको, ये 11 टॉपिक में से 11 के 11 करने ही नहीं है। अब बोलोगे ऐसे क्यों बता रहे हो भैया, आपके लिए तो अच्छी चीज बता रहा हूं। अब आप लुकिंग एट द पैटर्न जो कि अब तक एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, मैं उस हिसाब से जाऊंगा तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे जरूर बताऊंगा। आप यहां पे आपका पूरा का पूरा पैटर्न चेक करना। देयर इज जून 22, जैन 22 एंड जून 23 का पेपर। अगर आप इन पेपर को एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे पूरे पेपर में आपको कहीं पे भी सीकेंट मेथड के ऊपर सवाल आया हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस सीकेंट मेथड के फॉर्मूला को पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ क्या पूछा जाता है मेरे भाई, एमसीक्यू पूछा जाता है। अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 में से आपने एक हटा दिया, हाउ अबाउट दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको एक बारी अगर आप ऐप में से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कोई भी इक्वेशन आपको दी जाती तो उसके 3 वर्जन्स निकलते हैं, उसमें से ऐसा वर्जन जिसका डेरिवेटिव निकालने के बाद वो जो एज्यूम वैल्यू डालने के बाद वैल्यू लेस देन जो भी आपको कैलकुलेशन दिया वो आएगी, वहीं पे आपको इसका वो वाला सेट जो है वो निकालना है। तो इसके 3 वर्जन्स में से सिर्फ एक वर्जन को पिक करो। आप पहला सम पूरा देखो, सेकेंड सम से मैंने कुछ एनालॉजी बताई है वो आपको यहां पे समझ में आएगी। तो मैं बस यहां पे लिखता हूं कि ये आपने थोड़ा हाफ हार्टेड करा तो भी चलेगा। कौन सा वाला भाई, सक्सेसिव वाला अप्रोक्सीमेशन। अब आते यहां पे नीचे, सर क्या लगता है क्या क्या पूछा जाएगा, आप खुद देख लो। जितने सारे आपको सवाल पूछे हैं, आपको इन 3 टॉपिक्स के ऊपर कुछ भी सवाल नहीं पूछे हैं, लेकिन मेरी आपको गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये थोड़ा हाफ हार्टेडली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई साहब कहीं पे भी एंट्री मार सकते हैं। तो देख लो भाई, अब इनमें भी आपको क्या क्या चीजें किस तरीके से वर्कआउट करनी मैं बताता हूं। ये देखो, जैकोबी और गॉस सीडल दोनों भाई भाई है, दोनों की सॉल्विंग की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस गॉस सीडल इज एन अपडेटेड वर्जन ऑफ जैकोबी। दोनों में आपको बस और बस कैलकुलेशंस लगते हैं, कुछ अलग करना नहीं है। आपको यहां पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को 0 कंसिडर करके जाना है, फिर जितने सारे सैंपल्स आते हैं वहां पे वो 0 ही मद्देनजर काम करना है। यहां पे आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 करना है, लेकिन नेक्स्ट इटरेशंस में उसकी लेटेस्ट वैल्यू को पकड़ते हुए आगे जाना है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, एक के ऊपर एक मुफ्त वाली चीज है भाई, तो ये आपको जरूर आएगी। अब उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये दोनों का क्या सीन है, तो ये दोनों भाई भाई है। अब देखो क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने गॉस एलिमिनेशन, दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पे गॉस जॉर्डन। लोग इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं मुझे, सवाल बताता हूं मैं। जब गॉस एलिमिनेशन की बारी आती है तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट आपको जो आपका दिया गया मैट्रिक्स है उसको क्या बनाना पड़ेगा। रादर दिया गया नहीं होता है, आपको इक्वेशंस दी जाती है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसका आप ax = b फॉर्मेट बनाते हो, यानी कि a नामक आपका
मैट्रिक्स बनता है कोएफिशिएंट वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका मैट्रिक्स है स्टेप नंबर वन उसको क्या करो, उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 कर दो, उसके बाद उसके नीचे के प्लेयर्स क्या करो, 0 0 कर लो, फिर ये जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 करो, उसके बाद का एलिमेंट क्या करो, 0 करो, और उसके बाद का थर्ड एलिमेंट आपको यहाँ पे 1 करना है। ये 1 किया नहीं किया तो भी चलता है, बट द मेजॉरिटी चीज जो आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, आप दिए गए आपके कोएफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ मेरे भाई, अपर ट्रायंगुलर। और ये बनता कैसे है, रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके, R2 -R1 R3 -2 R1 वगैरह वगैरह करके आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। ये वन ऑफ द मेथड है गॉस एलिमिनेशन को फाइंड करने की। एक और मेथड है जो कि इक्वेशन मोड के हिसाब से जाती है, काम वही करती है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मैंने मेरे वीडियोस में दोनों मेथड सिखाई है, बट आई वेंट विद द मैट्रिसेस वाला मेथड बिकॉज वो मुझे ज्यादा आसान लगता है, और आपके पास जो 37.5 मिनट से हर एक यूनिट के, उसके हिसाब से ये कम समय में खत्म भी होगा। तो ये बेसिक स्टेप्स हो गए। अब बोलोगे सर गॉस जॉर्डन के बारे में बताओ, बिल्कुल इसका भाई है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला भाई है। ये पहला प्लेयर क्या करता है, 1 करता है, उसके बाद आपको यहां पे 2 लोग 0 0 करने हैं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको बचे हुए ये जो आपके प्लेयर्स है वो भी 0 करने। सेम चीज, 1 नीचे का 0, बाजू का 0, और उसके बाद 1। ये थोड़ा सा रो ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से जाता है, इसीलिए यहां पे डिफिकल्टी फील होती है, इसीलिए गॉस जॉर्डन ज्यादा नहीं आता है। अब जिसने सवाल पूछा उसको बताता हूं कि भाई सर अलग क्वेश्चन आए तो क्या भाई, हाईएस्ट मार्क्स कितने, 5, तो 5 मार्क्स के लेवल के सम्स आने चाहिए ना। तो ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो ये सारे 5 मार्क के लेवल के बनते हैं, लेकिन शॉल्स्की हो, एलयू डिकम्पोजिशन हो, ये काफी बड़े टॉपिक है। यहाँ पे आपको शॉल्स्की को आपको एल इनवर्स मतलब एल ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लेके काम करना पड़ता है, यहाँ पे एक लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेके काम करना पड़ता है। तो जितना मैं जान रहा हूं, आपका बैकलॉग का पेपर अगर है तो भाई साहब कम समय अगर आपके पास है, और यूनिट 5 आपको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है या फिर देर लग रही है, तो आपको मैंने जितना बोला है आपको उतनी चीजें करनी है, जो चीजें मैंने क्रॉस करी, यू नो व्हाट आई मीन टू से। आप चाहिए तो पेपर रेफर कर सकते हो, आपका चॉइस है, आप आपके हिसाब से आगे यहां पे बढ़ सकते हो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर यूनिट। रहा सवाल, सर सवाल किसके ऊपर एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, मैं वापस बता रहा हूं, इट इज ऑल कॉन्सेप्चुअल। आपके कॉन्सेप्ट्स तगड़े होने चाहिए। वो बाइसेक्शन का आपको फॉर्मूला पूछेंगे, या फिर वो आपको सीकेंट मेथड का फॉर्मूला पूछेंगे, या फिर वो आपको रेगुलर फॉल्सी। अब देखो, एक पेपर था जहां पे रेगुलर फॉल्सी लिखा हुआ था, और बचे हुए 2 पेपर में फॉल्स पोजीशन लिखा था। तो बच्चों में ये कंफ्यूजन था कि भाई साहब ये 2 क्या अलग अलग मेथड है, तो भाई दोनों सेम ही, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके लिखा हुआ है ताकि आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट? ये यूनिट जो है वो आपको ढंग से समझाए कि नहीं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। इसको सर सॉल्व करने के लिए कितना बस भाई आप इसको भी 5 आवर्स के हिसाब से ले लो, चलो मैं टॉलरेंस रखता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको खुद से करने, इसलिए आपको समय लगेगा। भाई ये जो दिखा रहा हूं मैं, ये आपके एकदम फाइनल वाले टाइमिंग्स है, यानी कि 6 घंटे में पूरा यूनिट खत्म होता है। आप जितनी चाहिए चीजें जो मैंने आपको दी है उतनी स्किप करनी है, इससे ज्यादा स्किप करने की कोशिश में मत जाओ, अटक जाओगे। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि आपका पेपर का पैटर्न आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। डन है? हाँ, यूनिट नंबर 6, ये बहुत आसान यूनिट है इन टर्म्स ऑफ आपको कैलकुलेशन ढंग से आने चाहिए बस। तो आप देखो है कितने टॉपिक, अगर आप आपका प्रीवियस यूनिट देखो तो 11 टॉपिक थे, इस यूनिट को देखोगे तो सिर्फ 6 टॉपिक है। तो 6 टॉपिक में अपने को खेलना है। बोलोगे सर आपने 7 लिखे, मैं बताता हूं क्यों मैंने 7 लिखे हुए हैं। आप पहले तो सामने देख लो कि यहाँ पे है कितनी चीजें। आप पेपर अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आप इसका राइट वाला कॉलम देख लो, आप बहुत मजा आएगा आपको। रंगे कुत्ता, देन मॉडिफाइड यूलर, न्यूटन, रंगे कुट्टा, मॉडिफाइड यूलर, न्यूटन, रंगे कुट्टा, मॉडिफाइड यूलर एंड न्यूटन। इसका मतलब है आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ पे न्यूटन बड़ा प्लेयर है, मॉडिफाइड यूलर बड़ा प्लेयर है, रंगे कुट्टा बड़ा प्लेयर है, यूलर बड़ा प्लेयर है, और ये सिंगल टिक यहाँ पे मैंने करी है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे नहीं करी तो भी चलेगा। अब देखो मैंने टिक मार्क करके दिया हुआ है, आपको बस इसको वर्कआउट करना है। कैसे? अब बोलोगे वो 7 टॉपिक क्यों लिखे, 6 थे, तो मैं बताता हूँ ये दोनों सेम है।
अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखोगे तो यूलर सीखने के इमीडिएट बाद मॉडिफाइड यूलर्स की मेथड आती है, जो कि मॉडिफाइड यूलर्स की पहली स्टेप खुद यूलर है। अब एग्जाम में क्या हो चुका है, उन्होंने वैरायटी दिखाने के लिए सिर्फ यूलर यूलर पे ही सवाल पूछा है। अगर सिर्फ यूलर पूछा है तो यूलर की मेथड से जाओ, लेकिन मॉडिफाइड यूलर पूछा है तो मॉडिफाइड यूलर के हिसाब से जाओ। आप समझ लो मेरी बात। दूसरी चीज, रंगे कुट्टा के भी दो टाइप्स निकल के आते हैं दोस्त। एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं फोर्थ ऑर्डर। और एग्जाम में जो आता है 5 मार्क के हिसाब से, इफ यू आस्क मी, तो आपको हमेशा एग्जाम में फोर्थ ऑर्डर के ऊपर ही सम्स आए हैं। इसके फॉर्मूलाज याद रखना बहुत जरूरी है, ये एमसीक्यू में भी बहुत जोरदार तरीके से पूछा जाता है। तो दिस इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस के होता है, और k जो है 4 लोगों से बना हुआ रहता है भाई साहब, दैट इज k1 k2 k3 और K4। तो इनके भी अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं, तो ये आपको ढंग से आना जरूरी है, रंगे कुट्टा वाली मेथड एज वेल एज दिस। तो देखो ये हो गया यूलर्स मॉडिफाइड यूलर्स इकट्ठा है, रंगे कुट्टा सेपरेट वर्कआउट करना है। यहां पे आप ट्रेपेजोइडल वाले रूल्स में भी देखो आपको क्या चीजें दिखाई देती है। इंटीग्रेशन है बेसिकली, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। ट्रेपेजोइडल सिम्पसन्स के रूल्स, सिम्पसन्स के दो रूल्स है मेरे भाई, एक जो है उसे कहा जाता है 1/3 और दूसरा जो है उसे कहा जाता है 3/8। ये अगर आप रूल्स देखोगे तो ये सबसे आसान काम है। दिस डज नॉट टेक मोर देन एन आवर, तो इसका मतलब है 1 घंटे में ये खत्म होगा। ये दोनों मिला के आपके 1 आवर में खत्म हो जाएंगे। ये अकेला बंदा जो है ये आपका 45 मिनट्स लेगा फॉर्मूला रटने में और सम देखने में। तो भाई 1 घंटा और यहाँ पे 45 मिनट्स हो गए। उसके साथ सर ऊपर बताइए ना। सर मैं बताता हूं, ये जो फाइनाइट डिफरेंस है ये आपको प्री रिक्विजिट लगती है, ये कंपलसरी नहीं है। ये टू मेक श्योर कि आपको न्यूटन्स का इंटरपोलेशन का एक टेबल होता है, फॉरवर्ड टेबल, डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। क्योंकि न्यूटन के इंटरपोलेशन के दो टाइप है, न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन और न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो दोनों सवाल यहां पे पूछे जा सकते हैं, तो आपको फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक और सवाल, सर अगर दिया ही नहीं है कि न्यूटन का कौन सा इंटरपोलेशन यूज करना है, तो आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करो अगर आपकी वैल्यू इनिशियल x0 के वैल्यू के पास होगी। तो अगर आपकी वैल्यू xn के पास होगी तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन को यूज कर सकते हो। अब रहा सवाल, सर यहां पे कहीं पे लैग्रेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। अब लैग्रेंजेस अगर आपको काम करना है तो लैग्रेंजेस जो है वो मोस्टली उन्होंने इंटर कराया हुआ है किसमें, एमसीक्यूज में। यहां पे आपको लैग्रेंजेस के पॉलिनोमियल्स निकालने पड़ते हैं, L0 L1 और L2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत तरीके से सिंपल है। इसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज की जाती है जो मैंने अपने वीडियोस में क्लियरली बताई हुई है। तो आई एम श्योर आपको ये वाला लॉजिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप फाइनाइट डिफरेंस के सम्स को तो बिल्कुल ही मत करो, नो सम्स। इसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आपको देख के जानिए, इसके कोई सम आप नहीं करोगे। आप जाओगे डायरेक्ट न्यूटन इंटरपोलेशन। न्यूटन इंटरपोलेशन के फॉरवर्ड के लिए एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, बैकवर्ड के लिए एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है, आपको टेबल फॉर्म करना पड़ता है। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, उनकी ट्रिक्स भी मैंने वीडियो में एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको बताई हुई है। हैविंग सेड दैट, ऑल यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 हैज बीन अपडेटेड एज पर योर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आपको एक बार ही ढंग से देखना है, आप इसके बाद कोई और बुक यूज मत करना। आप अगर सिर्फ नोट्स करके जाओगे तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा भाई साहब। आप बहुत तरीके से स्कोर कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं भाई, जब आप कोर्स लेते हो तो अंडरस्टैंड करो कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स की है। देयर इज नो एक्सटेंशन अवेलेबल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों को एक्सटेंशन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, खुद के पैसे डालने पड़ेंगे मेरे को खुद को। और सेकेंड चीज, जैसे आप बैकलॉग लगने के बाद उसकी फीस भरते हो पेपर देने के लिए, उसी तरीके से कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स रखी है। नहीं तो भाई बच्चे इतने बढ़ जाएंगे और अपनी सिस्टम जो है पूरी तरीके से जो है वो क्रैक होना शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड दिस। सेकंड चीज, देयर इज नो वेब एक्सेस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कितनी भी बार आप मोबाइल पे वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंगल मोबाइल डिवाइस। हम लोग स्विच करके नहीं दे रहे किसी को भी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखो, इस पे अपना झगड़ा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो भाई साहब अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना आपको कैसा लगा, और आपके कुछ फीडबैक्स रहेंगे तो वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। एज यूजुअल आप सबको पता है ऐसे काम मैं करते रहता हूं, तो आप अगर मुझे फीडबैक दोगे तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत अच्छा भी मुझे लगेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।